हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में? चलो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया मज़े में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, सब कुशल मंगल है ना। चलो अच्छा है। आइए बात करते हैं आगे। कल अपन ने क्वेश्चंस किए थे, कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 5 क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज 8.1 के। आज उससे आगे अपन बात करते हैं, क्या दिया हुआ है 8.1 के। आज अपनी 8.1 कंप्लीट हो जाएगी, फिर 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है तो अपन बात करते हैं फटाफट। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए एंगल A बराबर एंगल B हो। ठीक है, हमें एंगल A और एंगल B न्यून कोण बता रखा है। न्यून कोण मतलब बताया था आपको एक बार, न्यून कोण कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, कौन से होंगे? 90 डिग्री से छोटे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन? एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाते हैं, कौन सा? ट्रायंगल ABC। ये है अपना ट्रायंगल, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये है ट्रायंगल ABC। अब A किसको नाम देना, B किसको देना और C किसको देना है? यहां बता रखा है A और B न्यून कोण है। ठीक है, तो A और B न्यून कोण है, तो तीनों यहां पर न्यून कोण है। तो किसी भी दो को अपन एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और करते हैं। क्या करेंगे अपन? कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर यहां हम मान के करते हैं ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया ए बी और सी, तो इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी और इसको नाम दे देते हैं अपन सी। ठीक है, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC। अब इसमें एक काम और करेंगे। क्या करेंगे? अपन ने सारी बात करी थी, कौन सा एंगल? एक एंगल कम से कम 90 डिग्री तो होना ही चाहिए, होना चाहिए ना। राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पे। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको नाम दे देते हैं D। ठीक है, क्या किया अपन ने? कंस्ट्रक्ट किया है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, इन विच AD परपेंडिकुलर टू BC। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो इसको, इन विच AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, ये कर लिया अपन ने, ये मान लिया AD BC पर परपेंडिकुलर है। ऐसा अपन ने एक ट्रायंगल कंसीडर किया। ठीक है, अब देखो अपने को दिया क्या है? गिवन है, यानी दिया है गिवन cos A इज इक्वल टू cos B। ये दिया हुआ है ना, जहां cos A बराबर cos B है। एंगल A और B न्यून कोण है, तो चेक कर लो एंगल A और B न्यून कोण है क्या? ये रहा A, ये भी न्यून कोण है, ये रहा B, ये भी न्यून कोण है। ठीक है, ये भी मान सकते हो। थोड़ा इजी करने के लिए अपन यहां पर एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इसका नाम बदल देते हैं, यहां पर कर लेते हैं अपन A, यहां कर लेते हैं अपन C। बाकी कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना AB। ठीक है, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। वैसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहां पर ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ACD परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा। ठीक है, CD परपेंडिकुलर टू AB। तो ये हो गया CD परपेंडिकुलर AB। CD AB पर परपेंडिकुलर है। तो A और B देखो न्यून कोण है क्या? ये रहा A और ये रहा B। A और B क्या है? न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल्स है। ठीक है, एक्यूट एंगल्स। तो cos A इज इक्वल टू cos B। अब यहां पर देखो cos A cos B का रेशो क्या होता है? cos A और cos B। देखो यहां पर ये रहा A, तो कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल AC और D। किसकी बात कर रहे हैं? एंगल A की। तो A के रेस्पेक्ट में देखेंगे। और दूसरा क्या है? cos B।
यानी ये रहा कॉस बी, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस बी के रेस्पेक्ट में ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, इसके रेस्पेक्ट में अपन निकालेंगे रेशो। तो पहले देख लेते हैं कॉस ए का। कॉस ए में कहाँ है, ये रहा कॉस ए, ये रहा, तो अपन ट्रायंगल देख लेते हैं कौन सा, ए सी डी। ए सी डी में कॉस ए, अब कॉस ए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसका क्या होता है, आधार बटे, जल्दी बताओ, आधार बटे कर्ण होता है क्या, अपन ने पढ़ा था मंत्र, चाहे ऐसे याद कर लो, ये फॉर्मूला है, ऐसे याद कर लो, चाहे लाल बटे काका करके, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, तो आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको अपन लिख लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस देखो इसमें कहाँ है, इस एंगल की बात हो रही है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये तो हो गया एच। कर्ण जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये बच गया वो क्या होगा, बेस होगा। तो हम इस ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी और डी में। तो ए सी डी में देखो कॉस ए बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस कितना है इसमें, ये रहा बेस एडी, एडी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ये रहा एसी, हाइपोटेनस कितना है, एसी, एसी, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। अब कॉस बी के देखो, कॉस बी में क्या है, ये रहा कॉस बी, ठीक है। कॉस बी, इसके सामने वाली साइड, जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो इसके लिए भी ये साइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यहाँ से देखो ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो इसके सामने वाली साइड ये क्या हो गई, इसके लिए हाइपोटेनस, और ये बच गया वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल सी डी और बी में देखो कॉस बी, तो क्या हो जाएगा कॉस बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है इसका, डी बी या बी डी लिख लो, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, बी सी, बी सी आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ था अपन ने, एग्जाम्पल किया था, उसी के जैसा ही है। तो ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। तो यहां पर एक बात बताई थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो, तो ये सब क्या है, ये रेशो है, क्या है, रेशो है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि भाई अगर जैसे यहाँ पर बात किया था अपन ने, अगर यहाँ 4 है, ये 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 4 और 3 हमेशा ही रहेगा, ये एक रेशियो है, चाहे ये वैल्यू कुछ भी हो जाए, रेशियो हमेशा यही रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने k माना था ना, k कोई भी एक क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू बदल जाएगी। जैसे अगर k की वैल्यू आप मान लो 2 है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 8:6, तो रेशो वापस वही आया 4:3। तो ये रेशो है, इसकी जगह पर आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे, ये भी रेशो दिया हुआ है, तो ये रेशो नहीं बदलना चाहिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डी अपॉन बी डी, ऐसा अपन ने एग्जाम्पल में किया था क्या, इसको नीचे ले आए, इसको इसके ऊपर ले गए, ए सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं क्या, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, दो साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए, ठीक। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ये आ गया अपने पास। अब यहां से याद करो आगे अपन ने क्या माना था, क्या माना था, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी आ गया। देखो ये रहा ए डी, ये रहा बी डी, ए सी कहाँ है, ये रहा, और ये क्या है, बी सी, ठीक है। ये बीच वाली साइड बच गई, ये तो आया नहीं इसमें। अपने को क्या चाहिए, एंगल ए बराबर एंगल बी। तो अपन ने पीछे पढ़ा है एक बार कि अगर किसी ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, होते हैं। यानी हमें अगर ये AC और BC को बराबर प्रूफ कर दूं कि AC और BC को, यानी ये दोनों साइड्स को अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। याद आया? चलो बात करते हैं। तो इसमें देखो है कि AC ये रहा, BC ये रहा, AC भी है और BC भी है। तो अपन मान लेते हैं इसके बराबर, क्या मान लेते हैं, माना ये वैल्यू क्या है, K है, ठीक है। ये रेशियो ही तो था, तो कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी। ये मान लिया कोई K वैल्यू है, कोई वैल्यू दी नहीं है, तो अपन मान लेते हैं K है। तो अब यहां से देखो क्या होगा, ये है अपने पास AC BC आ गया और AD BD आ गया, बीच में CD बच रहा है।
तो सी डी है, यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल है, ए सी और डी और सी बी और डी। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे दो ट्रायंगल यूज करते हैं। पहले ले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, या यहाँ से पहले आप क्या कर लो, ए सी और बी डी की वैल्यू निकाल लो। क्या चाहिए होगा हमें? सी डी चाहिए होगा। चलो पहले लगा लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही कहता है। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल इन ट्रायंगल, यहां लिख देता हूं इन ट्रायंगल ए सी और डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। हाइपोटेनस कौन सा है? ए सी डी में देखो हाइपोटेनस कौन सा है? ए सी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कौन सा है? सी डी, तो ये हो गया सी डी स्क्वायर प्लस बेस कौन सा है इसमें? ए डी, तो ये हो गया ए डी स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम अपन ने अप्लाई किया। अब देखो ये दो ट्रायंगल जब अपन लेंगे, एक ये ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, इसमें एक साइड कॉमन है सी डी और हमें वो चाहिए भी, तो हम यहां से निकालते हैं, ये रहा सी डी स्क्वायर। तो यहां से सी डी स्क्वायर क्या मिल जाएगा अपन को? तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा क्या? सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। अब लेते हैं कौन सा? इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी और सी। ठीक है, ये रहा ट्रायंगल कौन सा? बी डी और सी। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें भी वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो सीधा डायरेक्ट लिखता हूं, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन सा है इसका? बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? सीधा लिखता हूं, हमें क्या चाहिए? सी डी स्क्वायर चाहिए। तो सी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये रहा परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका? बी सी स्क्वायर, सॉरी सी डी स्क्वायर कितना है? सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी सी स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यानी कि बी डी स्क्वायर। ठीक, तो सी डी इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, ये आ गया। आगे बात समझ में यहां पर? चलें आगे। ये दोनों बातें, सी डी स्क्वायर क्यों लिया एक तरफ? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा था, इसलिए हमने इसको एक तरफ रख लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से क्या है? ये भी सी डी स्क्वायर के बराबर है, ये भी सी डी स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी के बराबर होगी। ठीक है, सी डी स्क्वायर के बराबर है, ये भी सी डी स्क्वायर के बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर, राइट हैंड साइड वाली टर्म्स भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, हमें ए सी और बी सी तो चाहिए। अब ए डी और बी डी की वैल्यू हमें मिल जाए, कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी। कौन सा? ये रहा, यहां से, जिसको अपन ने के माना था। यहां से देखो क्या हो जाएगा? एडी कितना आ जाएगा? एडी आ जाएगा बी डी इंटू के, इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो एडी इज इक्वल टू, एडी इज इक्वल टू के इंटू बी डी लिख सकता हूं क्या? बताओ, लिख सकता हूं कि एडी इज इक्वल टू के, ये बी डी इस तरफ जाएगा, के इंटू बी डी आ जाएगा, एडी आ जाएगा और बी डी ले सकते हैं अपन यहां से, बी डी कितना आ जाएगा यहां से? बी डी ये रहा, तो के अपॉन बी डी आएगा। अपने को क्या चाहिए? ए डी आ गया, के इंटू बी डी, और यहां से हम ए सी निकाल सकते हैं। ए सी बराबर कितना आ जाएगा?
के इंटू बी सी। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? इसको दे दो इक्वेशन 3, इसको दे दो इक्वेशन 4। अब एडी ये रहा और एसी ये रहा। एडी और एसी का मान हम उठा के इसमें रख देंगे। क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 and 4 in इक्वेशन, काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, चेंज, एक मिनट, इसको नाम दे दो इक्वेशन ए, इन इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन का कोई भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा? एडी और एसी, एसी की वैल्यू यहां रखो तो ये क्या हो जाएगा? के बी सी का स्क्वायर माइनस एडी की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा? के बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। क्या है? बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही? अब देखो इसको स्क्वायर करें, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? के स्क्वायर कॉमन ले लिया, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है? बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। बताओ है कि नहीं है? ठीक, क्लियर? तो अब क्या करेंगे? देखो यहां से बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इसके नीचे लेके जाऊंगा तो ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा? ये पूरा कट गया, 1 आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या लिख दें? के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या आ गया अपने पास? के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो के क्या हो गया? इज इक्वल टू 1। ऐसे तो प्लस माइनस 1 होता है जानते हैं, लेकिन माइनस 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अपन ने पीछे पढ़ा था के हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, क्या लेंगे? प्लस लेंगे। आगे बात समझ में? तो माइनस का ना लेकर के क्या लेंगे? प्लस लेंगे। के इज इक्वल टू 1 आ गया। अब के इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू किस में रख दो? इक्वेशन 4 में। ए सी बराबर बी सी तो प्रूफ करना था। इक्वेशन 4 में अपन क्या कर देते हैं? वैल्यू रख देते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में रख दो। इसके बाद मैं इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक है? इक्वेशन 4 में वैल्यू रखो, ये रहा इक्वेशन 4। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा कि नहीं होगा? तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। और शुरू में ही आपको बताया था अगर साइड्स इक्वल है तो उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हेंस प्रूव्ड। बताओ आ गया कि समझ में नहीं आया? जल्दी बताओ। आ गया हो तो इसको उतार लो फटाफट। ठीक है, आगे चलें। उतार लिया क्या? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा की वैल्यू दे रखी है, हमें ये कैलकुलेट करना। अरे बाप रे, तो भयंकर सवाल आ गया। कुछ नहीं है, बहुत आसान है देखना। और इसमें एक नई चीज भी आएगी, एक नई चीज आएगी, वो भी बताऊंगा, जिसको अपन फिर आगे एक्सरसाइज में और सीखने वाले 8.2 में और सीखेंगे। क्या है देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? गिवन है, गिवन। क्या गिवन है? cot थीटा
कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब बताओ कॉट थीटा होता क्या है, रेशो बताओ जल्दी बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। साइन कॉस टेन कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन क्या होता है, लंबटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटे कर्ण। तो बेस अपॉन लंबटे आधार यानी कि आधार बटे लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट टेन थीटा क्या होता है, लंबटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या होता है, उसका टेन का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, चाहो तो आप इसको ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, और अगर नहीं बनाओ तो भी सिखाया था अपन ने कि हमें बेस और परपेंडिकुलर में क्या हाइपोटेनस चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम अपन जानते ही हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। देखो हमें इसमें क्या क्या चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए और लास्ट में कॉट चाहिए। तो पहले अपन साइन और कॉस निकालेंगे। साइन और कॉस निकालने के लिए तीनों बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों चाहिए। तो बेस तो 7 है अपने पास, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनस चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है देखो 8, 8 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस बेस कितना है देखो 7, बेस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 64 प्लस ये हो गया 49। तो 64 प्लस 49 कितना होता है भाई, मेरे हिसाब से 113 होता है। आपके हिसाब से क्या होता है, आपके हिसाब से जो होता है आप रख लेना, मेरे हिसाब से क्या होता है 13 होता है, 113 होता है। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 113 का रूट, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। ये आ गया अपने पास हाइपोटेनस। ठीक है, आगे देखो अब क्या क्या चाहिए अपने को, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस आ गया। तो क्या निकालना अपने को, सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा। क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा। अब साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लाल बटे का लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या। अरे ध्यान नहीं है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमेशा याद रखना और इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बार बार लिखना ही ना पड़े, दिमाग में बिल्कुल याद हो जाए कि पहले साइन आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर कॉस, फिर टेन। ठीक है, तो साइन आया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा कितना हो गया देखो यहां से, साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना 8, हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 113। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा देखो क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ये रहा बेस 7 अपॉन हाइपोटेनस वही अंडर रूट 113। ठीक है, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। अब करते हैं पहला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देखो, कॉट थीटा सेकंड बाद में देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखो, चाहो तो आप साइन थीटा की वैल्यू सीधा सीधा रख दो यहां पे और कॉस थीटा की वैल्यू यहां रख दो, तब भी हो जाएगा। लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है,
और नहीं पढ़ा हो तो अब पढ़ लो और याद रखना क्या होता है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आगे क्या बात समझ में, लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी ए माइनस, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल याद रखना, ये बहुत काम आएगा आपके आगे, बहुत काम आएगा, ठीक है। अरे यही फॉर्मूला पीछे अपन ने इस क्वेश्चन किया था जब स्क्वायर निकाल रहे थे, तब यही फॉर्मूला काम में लिया था, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पर ए का ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रहा प्लस ये रहा माइनस, ये रहा प्लस ये रहा माइनस। ए का काम कौन कर रहा है, वन। कौन कर रहा है ए का काम, वन कर रहा है, ये रहा कौन, ये रहा। और बी का काम कौन कर रहा है, साइन थीटा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ए वन है तो यहाँ भी ए वन है, और यहाँ बी साइन थीटा है तो यहाँ भी बी साइन थीटा है। दोनों सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस साइन थीटा है तो आपने ए माइनस बी लगा दिया, ना ना ना, गलत हो जाएगा। क्या करना है, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये ए ये भी ए, दोनों सेम। देखो ए बी बी, तो ऐसे साथ में होना चाहिए। प्लस और माइनस का फर्क होना चाहिए, बाकी दोनों नंबर सेम होंगे तो ही यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो वन प्लस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या, ये देखो ऐसा ही तो लिखा हुआ है। ऐसे ही वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं, वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ बताओ, लिख सकता हूं हाँ या ना, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या है, अब यहां से एक फॉर्मूला और बनता है। क्या बनता है कि वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, इसको मैं अगर केवल वन लिखूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसको अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वन लिख दूं तो बताओ कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है। इसको मैं ऐसे कर दूं, बताओ कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई तकलीफ हो रही है बताओ, नहीं होनी चाहिए। वन का स्क्वायर वन ही होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कुछ होता है, और वो क्या होता है ये अभी नहीं बताया जाएगा, वो जो भी होता है वो अगले एक्सरसाइज में होता है। अगले एक्सरसाइज मतलब 8.2 और 8.3 जब पढ़ेंगे तब उसमें होगा, लेकिन वो आएगा कैसे वो यहाँ पर सीख जाओगे अभी। ये सही है, कैसा है देखो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो देखो क्या हो गया कि वन माइनस साइन थीटा क्या आया था अपने पास, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ये भी ध्यान रखना बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बातें हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है। इसीलिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन थीटा की वैल्यू रख करके क्या किया, इस होल स्क्वायर लगा दिया। तो वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 7 अपॉन अंडर रूट 113। इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो गया, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। अब 113 इसके रूट लगा हुआ तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट जो होता है वो स्क्वायर को खा जाता है, ये ध्यान रखना, रूट स्क्वायर को खा जाता है। तो इसलिए स्क्वायर लगते ही दोनों गायब, खा लेगा और ये भी चला जाएगा, पेट भर गया मस्त, चलो। तो इसलिए रूट से स्क्वायर हट जाता है। तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49 अपॉन 113। अब एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता बच्चों, बिल्कुल आता है सर,
ये देखो क्या होगा 1 माइनस, अगर अच्छा 113 एलसीएम लेंगे, 113 में से 64 माइनस होगा कि नहीं होगा, 113 एलसीएम और 113 यहाँ आएगा और 113 में से 64 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 49 बचेगा क्या। मैं करके बता देता हूँ साइड में, देखो यहाँ बता देता हूँ 1 माइनस 64 अपॉन 113। लेकिन ये आपको जैसे बता रहा हूँ उसे फास्ट करना ना चाहिए, नहीं पहले आप फिर एलसीएम के लिए अलग स्टेप लिखो फिर आगे करो, इसे टाइम वेस्ट होगा। इसको मैं अभी तरीका बताऊंगा कैसे करना है। देखो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं नहीं मान सकते, तो 1 मान लिया तो क्या हो जाएगा 113 एलसीएम आ गया। 1 ये आता है आपको, इस 1 की टेबल पढ़ेंगे, जितनी बार जाता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 की टेबल में 113 कितनी बार जाएगा, 113 बार, और जितनी बार गया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, वापस से वही आ जाएगा। अब 113 में 113 में 113 कितनी बार आता है, एक बार में, एक बार, जितनी बार गया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 64 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 49 आएगा नहीं आएगा, ये होगा, होगा, काम वही किया। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये तो नहीं मान रहा, तो बोले ये तो नहीं मान रहा, केवल ये रहा। तो क्या करो, कभी भी ऐसा आ जाए 1 से 113 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा साथ में ये जो साइन है वो अप्लाई कर दो इसके साथ, अपॉन में वो नंबर वापस से, क्या 113 गुणा एक कितना होगा 113, माइनस लगाए माइनस, यहाँ क्या है 64 है, इसको ऐसा कैसा ही लिख दो, नीचे क्या है 113 है, नीचे क्या है 113। तो ऐसे आया, ऐसा कोई भी आए 1 माइनस करके कोई फ्रैक्शन का नंबर हो, रेशनल नंबर हो, तो आप क्या करो, बटे में दिया हो कुछ तो इस ऐसे नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, बीच में जो भी साइन हो वो लगा करके ये वापस ऐसा कैसा ही लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 113 माइनस 64 क्या होता है, 49 अपॉन 113। बताओ होता है कि नहीं होता, ठीक है। चलो तो ऐसे यहां पर करूं 113 इंटू 1, 113 माइनस 64 कितना हो गया 49, 49 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 कितना हो जाएगा 64 अपॉन 113। बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इस 49 अपॉन 113 नीचे ये है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा क्या, अरे उल्टा हो जाएगा क्या, इसको मैं अगर यहां से ऊपर लेके जाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कैसे, ऐसे यहां लिख देता हूं ऐसे, 49 अपॉन 113 इंटू हो जाएगा ऊपर आकर के ये हो जाएगा उल्टा 113 बटा 64, तो 113 से 113 कैंसिल, क्या बचेगा 49 अपॉन 64, क्या बचेगा 49 अपॉन 64। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बचेगा कि नहीं बचेगा भाई जी जल्दी बताओ, बचेगा, ठीक है। ये आ गया अपना, कौन किसकी वैल्यू आ गई, पहले वाले की 49 अपॉन 64, तो पहले वाले का आंसर आ गया 49 अपॉन 64। अब देखो दूसरा क्या दिया है, सेकंड दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। अभी अभी बताया था कि अगर ऐसा दिया हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, वो लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो अब देखो यहां पर कहोगे ये कहां से लाए, कहीं नहीं लाना है, ये देखो दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, दिया है कि नहीं दिया, वैल्यू रख दो सीधा, इसने दे ही रखा है, ये तो और भी आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये आ गया क्या, कितना आ गया देखो 49 अपॉन 64। बताओ आया नहीं आया, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम आएगी भी, कैसे आएगी, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। बता देता हूं, देखो आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर स्क्वायर हटाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। और cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ये वही आएगा। ठीक है, तो ये अभी इतना ध्यान नहीं देना, आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें लिंक होती हैं। ठीक है, 8.1 में यही क्यों दिया है, 8.2 में अगला स्टेप स्पेसिफिक एंगल्स ही निकालना, फिर क्या नाम है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी जिसमें अपन फॉर्मूलेज याद करेंगे। तो उसको पहले क्यों नहीं दिया, दिक्कत होती है। इसीलिए हर चैप्टर्स भी सीक्वेंस में दे रखे हैं ना, तो उसी सीक्वेंस में पढ़ना भी चाहिए, उसमें अपने को दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ये पढ़ लिया, आगे उसको पढ़ेंगे, अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। क्या है, क्या दिया हुआ है, हिंदी में भी लिख देते हैं ना, हिंदी मीडियम वाले कहीं खाली इंग्लिश में लिखते हो। क्या दिया हुआ है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो यहां से cot A क्या हो जाएगा, यहां से 4/3। भाई cot तो इंग्लिश में यही रहता है, हिंदी में और कुछ नहीं रहता। cot A इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/3। अब क्या निकालना है, चेक करना है, यहाँ पे जांच करने को कह रहा है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो अब अपने को चेक करना है कि ये जो बात कह रखी इसने कि ये दोनों बराबर आपस में होंगे कि नहीं होंगे। वो कैसे चेक करेंगे अपन, वैल्यूज फाइंड करके tan a के लिए रेशो निकालेंगे, साइन कॉट के लिए निकालेंगे, कॉट के लिए दिया हुआ है, साइन के लिए अपन रेशो फाइंड करेंगे, उससे अपने पास ये आ जाएगा। आगे बात समझ में, चलो तो पहले तैयारी कर लेते हैं। अपने को क्या क्या चाहिए, tan चाहिए, तो कॉट का उल्टा tan होता है, कॉट a का उल्टा क्या होता है, tan a। तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो पीछे पढ़ा था अपन ने। tan a इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot a होता है कि नहीं होता, 1/cot a। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/cot a क्या है, 4/3। ये 3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ, चलो ऐसे ही। tan a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, कॉट दिया हुआ ये, और साइन और चाहिए अपने को, तो साइन a। साइन a क्या हो जाएगा, साइन a क्या होता है, लंबटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो यहां से कैसे निकालेंगे, tan a जो होता है अपने पास, tan a क्या होता है, tan a बराबर होता है लंबटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, यानी ये क्या है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। और कॉट क्या होता है, इसका उल्टा है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आ गई। तो अपने पास क्या है, केवल और केवल एक तो बेस है और एक परपेंडिकुलर है। क्या है, एक तो बेस है और एक परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस चाहिए होगा, तो पहले अपन निकाल लेते हैं हाइपोटेनस। क्या क्या है, यहाँ से लिख देता हूँ। ये क्या है, tan a क्या आया था, लंबटे आधार, तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर, आधार यानी कि बेस। तो p कितना है अपने पास, 3, और b कितना है अपने पास, यानी बेस कितना है, 4। हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। क्लियर, h आ गया 5। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, साइन a निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, साइन a। यहाँ लिख देते हैं
तो साइन ए इज इक्वल टू, क्या निकाला था साइन ए, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना आया 5। ठीक है, हो गई सारी तैयारी। कॉट मिल गया, टेन मिल गया और साइन मिल गया। अब चेक करते हैं, सबसे पहले कैसे करेंगे, LHS पार्ट लेकर के। सबसे पहले क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों इक्वेशन है, एक इक्वेशन की ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और उधर वाली होती है राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, तो क्या है ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन ए, कितना आया था, टेन ए आया 3/4, तो ये 3/4 का होल स्क्वायर कर दें इसको, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है वही वापस 3/4 का होल स्क्वायर। बताओ सही। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 3 जा 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब आ गया वैसे ही जैसे बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना आएगा, 16 में से 9 हो गए 7, 7/16 अपॉन 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, 25/16 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ 7/16 अपॉन 25/16। ठीक है, 25/16 होगा। सिक्सटीन से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे वाला पोर्शन पलट जाएगा, तो 16 से 16 कटेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, इसको ऐसे लिख दूं 7/16 गुणा 16/25। बताओ होगा कि नहीं होगा। 16 से 16 कट गया, क्या बच गया 7/25। ठीक है, इसको मान लो, यानी ये कितना आया 7/25। इक्वेशन 1 दे दो, क्या इक्वेशन, इसको रहने दो 7/25 या दे दो, कोई बात नहीं। ये वैल्यू कितनी आ गई, इक्वेशन 1, इजी रहेगा लिखने में। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस ए देखो कितना है, कॉस ए, कॉस निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है अपने पास 4, हाइपोटेनस कितना आया 5। ठीक है, तो ये वैल्यू रखेंगे, तो कॉस कितना हो गया 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है 3/5, इसका हो गया होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। ठीक, 25 एलसीएम आएगा, 16 माइनस 9 कितना होता है 7। ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, या फिर आप इसको भी लिख सकते हो ऐसे ही। ये हो गया प्रूफ। ये कह रहा था चेक करो, कह रहा था ना चेक करो सही है कि नहीं है, तो चेक कर लिया सही है। ठीक है, ओके, चलो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं जो कि राइट एंगल है कहां पर, B पर। ये रहा अपना ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा। ठीक, B पर राइट एंगल है, तो राइट एंगल देखो कहां पर है, यहां पर, ये रहा राइट एंगल, तो इसको नाम दे दिया B।
ठीक है। tan A इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया है, आंसर करते हैं, क्या दिया हुआ है, यानी कि गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये दिया हुआ 1/√3। tan A इज इक्वल टू 1/√3। ये रहा अपना ट्राइंगल। अब देखो यहां पर tan A होता क्या है, लंबटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कहाँ है इसमें, पता ही नहीं, एंगल कौन सा किसके रेस्पेक्ट में बात करनी बता ही नहीं रखा, और नहीं बता रखा तो क्या करो, मान लो। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन A, ये रहा एंगल A, tan A दिया तो इसको एंगल A मान लेते हैं, ये हो जाएगा C, A B और C, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल जो कि B पर राइट एंगल्ड है, जिसका कोण B समकोण है। तो परपेंडिकुलर कितना होगा यहाँ पर B, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, ये A के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड, और बच गया कौन सा एक, वो हो जाएगा बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 1, यानी ये साइड अपने पास है 1, और बेस कितना है √3, ये वाली साइड अपने पास आ गई √3। ठीक, तो क्या करना है अपने को इसमें, साइन A cos C प्लस cos A साइन C का मान ज्ञात करना है। तो साइन A निकालते हैं सबसे पहले, साइन A, साइन क्या, साइन का रेशो क्या होता है, लंबटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन A देखो इसमें परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनस पता नहीं, निकालना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पहले अपन पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 1 प्लस रूट से स्क्वायर हट जाता है तो 1 + 3 h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन h इज इक्वल टू 2। ठीक है, माइनस में नहीं होगा क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 2, तो हाइपोटेनस भी आ गया। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, अब साइन A फाइंड करते हैं। तो साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी लंबटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन लंबटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा। परपेंडिकुलर कहाँ है देखो, वो देखो ये रहा परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस कितना आया 2, ये साइड कितनी आ गई 2 आ गई। तो कितना हो गया साइन A इज इक्वल टू 1/2। और क्या चाहिए अपने को, साइन A cos A, cos A कितना होता है आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन B अपॉन H हो गया। बेस कितना है √3 और हाइपोटेनस कितना दिया है 2। तो साइन A आ गया, cos A आ गया, साइन C और cos C और चाहिए, तो साइन C। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एंगल चेंज हो गया। अब किसके रेस्पेक्ट में बात करना है, C के। अब ये एंगल चेंज कर दिया तो अब परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाएंगे। जिस एंगल की बात करते हैं, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में, उसके सामने वाली साइड क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। तो इसको मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर रेड पेन से, ये रहा, ये क्या है C है, ये रहा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा इसके लिए बेस। ठीक, तो साइन C क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है C एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर
उसके सामने अब की बार परपेंडिकुलर बन गया √3 हाइपोटेनस वही रहेगा सेम 2 और कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या है देखो, इसके लिए सी एंगल के लिए बेस है 1 और हाइपोटेनस वही है 2। ठीक है, अब सारी वैल्यूज अपने पास आ गई हैं। जब सारी वैल्यूज आ गई तो फटाफट इनके जो पूछा है अपने को साइन ए कॉस सी वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं अपन, क्या पूछा है सबसे पहले, ये रहा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और दिया है साइन सी, ठीक है। साइन ए की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2 इंटू होगा कॉस सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 प्लस कॉस ए कितना आया अपने पास √3/2 और साइन सी भी कितना आ गया अपने पास √3/2। इनको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 4। ये कितना आ गया, बेस सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे सीधा सीधा। तो ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 आ गई। ठीक है, पहला हो गया। ठीक है, यानी इसमें दूसरा और है, दूसरा देखें क्या दिया है, ये रहा cos a इज इक्वल cos a cos c माइनस साइन a साइन c। तो cos a देखो कितना आया अपने पास, cos a √3/2 कितना आया √3/2। cos a की जगह मैं लिख देता हूँ √3/2, सॉरी। ठीक है, फिर cos c कितना है अपने पास 1/2, cos c है 1/2 माइनस साइन c साइन a 1/2 और साइन c कहाँ है, साइन c ये रहा √3/2 √3/2 मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया देखो √3/4 माइनस √3/4 √3/4 माइनस √3/4 0। ये अपना आंसर। ठीक है, cos a cos c माइनस साइन a साइन c की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी और पहले वाला क्या था साइन a cos c प्लस cos a साइन c की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इन ट्रायंगल PQR। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना बुक में अपने, मार्क कर लेना इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है। क्या दिया है, इन ट्रायंगल PQR PR प्लस Q राइट एंगल एट क्यूब। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं PQR जो कि राइट एंगल्ड है, कहां पर Q पर। तो ये रहा अपना ठीक है, Q पर राइट एंगल है तो Q पर ये रहा Q, इसको तो नाम दे दिया Q, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, PQ 5 सेंटीमीटर दिया है और क्या दिया हुआ है PR प्लस QR दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो साइन P cos P और tan P की वैल्यू बतानी है। तो ट्रायंगल PQR, तो इसको नाम दे दो P। अच्छा, साइन P cos P tan P दिया ना, तो ऐसा करो इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P आपके लिए आसानी भी होगी, आप चाहो तो इसको भी मान सकते हो P, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये P हो गया, ये Q हो गया और ये हो गया R। ठीक है, चलें अब क्या क्या दिया है देखो, आंसर करते हैं। गिवन है
पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये दिया है। और क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर यानी ये साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये साइड है 5 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर यानी इसका और इसका सम दे रखा है, पी आर वाली साइड को और क्यू आर वाली साइड को जोड़ दें तो 25 आएगा, ठीक है, नीचे वाला 5 है ही। तो आगे देखो क्या करें फिर, साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है अपने को, तो तभी निकाल पाएंगे जब इन दोनों की अलग अलग वैल्यू पता हो। हमें तो इन दोनों को जोड़ के बताया 25, अब पता नहीं ये 24 हो, ये 1 हो कि 13 हो कि 12 हो, 20 हो, 5 हो, पता नहीं, तो लेकिन टोटल पता है 25, तो हमें वही फाइंड करना है क्या होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना, लेट, क्या है, माना है, किसी एक को x मान लो, चाहे पी आर को x मान लो, चाहे क्यू आर को x मान लो, किसको मान लेते हैं। देखो अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना, ये अपना है 90 डिग्री, ये अपना हाइपोटेनस है, ठीक, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है, 5 जो भी आएगा, ये वैल्यू जो भी आएगी क्यू आर इससे बड़ा होगा पी आर, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x, ये कितना है, x सेंटीमीटर, आप किसी को भी मान सकते हो, इसको अगर मैं x सेंटीमीटर मान लूं, ये है x सेंटीमीटर, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा बताओ, 25 माइनस x हो जाएगा कि नहीं होगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर, इन दोनों का सम 25 है, तो यहां पर दिया है ये x है, तो बचा हुआ कितना होगा, 25 माइनस x होगा, ठीक है। तो हमने किसको x माना है, क्यू आर को, तो लेट क्यू आर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक, तो पी आर प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, या ओनली 25 लिख लो, ठीक है। पी आर प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, या पी आर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। कहाँ है पी आर, ये रहा, टी से लेके आर तक 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब सारी वैल्यूज आ गई कि अपने पास, अब क्या क्या निकालना है, देखो साइन पी कॉस पी टेन पी, बोले ठीक है, लेकिन पहले x तो फाइंड करो, पहले क्या करेंगे अपन, x फाइंड करेंगे। x कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, हाइपोटेनस दे रखा है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, कौन से एंगल की बात करें, एंगल पी के सामने परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, 5 का स्क्वायर, बेस दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 50 इंटू एक्स, 50x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया 625, बताओ, माइनस 50x इज इक्वल टू 25। 50x उधर ले जाओ, 25 को इधर ले आओ, तो 50x हो जाएगा प्लस का, और 625 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 625 माइनस 625 माइनस 25 करते हैं तो अपने पास कितना आ जाता है 600। तो 50x इज इक्वल टू 600, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 600 अपॉन 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 के टेबल में 60 कितनी बार आता है, 12 बार। तो x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ये अपने पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 आ गया तो बचा कितना होगा 25 माइनस 12, x कितना है, ये है क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर दिया है 25 माइनस x, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर कितना आ गया, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आ गया, चेक भी कर लो कि सही है कि नहीं आया। कह रहा था पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो पी आर 13 क्यू आर 12, 13 और 12 25, सही है अपना अभी तक। तो अभी तक अपन सही चल रहे हैं। पी आर मिल गया अपने को, क्यू आर मिल गया और पी क्यू मिल गया। ये कितना मिल गया अपने को 13 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अब अपने को सारी वैल्यूज मिल गई। अब क्या पूछा है पूछो, देखें, अब तो कर लेंगे, जो पूछोगे वो बता देंगे। क्या दिया है साइन पी, साइन पी, साइन होता क्या है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड कितनी है, अरे परपेंडिकुलर कितना है, अरे यार 12 है। हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो 12 बटे 13। कॉस पी, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13। अब क्या बच गया tan p, tan p कितना होता है लंब बटे आधार, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसके सामने वाली साइड 12 और बेस कितना है 5, तो साइन पी, कॉस पी और tan p आ गया। ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, थोड़ा बहुत वैल्यूज हो सकता है चेंज भी कर दें, या ज्यादातर तो ऐसा कैसे उठा के दे दिया जाता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, तो ये हमेशा ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें आगे, चलें क्या, चलो आगे। हाँ, सत्य और असत्य बातें यहाँ पर बतानी है कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है। उत्तर की पुष्टि भी करनी है, नहीं बस खाली ट्रू और फॉल्स बता दिया काम खत्म और चलो, नहीं, पुष्टि भी करनी है, यानी कि जस्टिफाई करना है। अगर मैंने कह दिया कि ट्रू है तो बताओ कैसे ट्रू है, और मैंने कह दिया फॉल्स है तो बताओ कैसे फॉल्स है। जस्टिफाई करना अपने आंसर्स को, तो देखो कैसे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 8.1 का, फिर अपन बात करेंगे 8.2 की। पहला दिया है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो कैसे होता है 1 से कम, पता नहीं सही है कि गलत है, चेक कर लेते हैं। कोई भी अपने को क्या चाहिए होता है सबसे पहले, राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, tan a कह रहा है ना, इसको मान लो a है, ये तो 90 हो गई, ये एंगल है a। ठीक है, इस एंगल a के रेस्पेक्ट में बात करनी, तो अपन मान लेते हैं कि हमेशा 1 से कम होगा। क्या tan a होता क्या है, tan a हमेशा क्या होता है लंब बटे आधार होगा, tan थीटा लंब बटे आधार, या फिर इसको क्या कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल की बात की तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, या हाइपोटेनस तो हो गई।
परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेता हूँ 12 है, इसको मान लेता हूँ 5 है, मर्जी से मान लिया, यहाँ भी ऐसे ही दिया तो मान लिया। अगर आप कुछ भी मान लो, क्या हमेशा यही आएगा कि चेक करते हैं लंब बटे आधार। ऐसा ही क्यों माना, देखो ऐसा इस हिसाब से मानना है कि हाइपोटेनस से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे, हाइपोटेनस का स्क्वायर करने पर जो भी आएगा वो इन दोनों के स्क्वायर का सम होना चाहिए, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, लंब बटे आधार। और ये कभी भी इनसे बड़े नहीं हो सकते, अकेला ये भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, अकेला ये भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, इन दोनों के स्क्वायर का सम ही इसके स्क्वायर के बराबर होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। हाइपोटेनस वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होगी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अगर मैंने इसको मान लिया 12/5 मान लिया मैंने, मान सकते क्या दिक्कत है, ये वाली साइड 12 हो सकती है, ये वाली साइड 5 हो सकती है, वो कुछ भी हो, इन दोनों के स्क्वायर का सम ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12/5 देखो आएगा कितना, अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, मेरे हिसाब से 2.4 आएगा। कितना आएगा भाई, 5 2 जा 10, 2 बच गया 2.4। बताओ एक से ज्यादा है कि कम है 2.4, एक से ज्यादा है 2.4, तो मेरे हिसाब से तो एक से ज्यादा ही होता है, आपके हिसाब से भी एक से ज्यादा हो। अब क्या कम नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, अगर आप इसको 5 मान लो, इसको 12 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 12 मान लो, क्या दिक्कत है, तब भी लंब बटे आधार के हिसाब से 5/12 5/12 ये वैल्यू जो होगी, जो भी आएगी, देखो नीचे बड़ी संख्या है तो जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से तो कम ही आएगी, बड़ी भी हो सकती है, 10a की वैल्यू छोटी भी हो सकती है 1 से, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड गड़बड़ है, वो ये जो कह रहा है ना सदैव, ऑलवेज, ये काम गड़बड़ कर रहा है। हमेशा 1 से कम नहीं होगी, कब हो भी सकती है 1 से कम या 1 से ज्यादा भी हो सकती है, हमेशा नहीं होगी। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। जस्टिफाई कर दिया, बता दिया ट्रायंगल बना करके कि 1 से ज्यादा हो भी सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, हमेशा कम नहीं होगा, कभी कभी ज्यादा भी हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट कह रहा है सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5। देखो ये क्या कह रहा है, ये रहा ट्रायंगल, ठीक, ए इसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक ए कह रहा है 12/5, अब साइन कॉस टेन कॉट सेक, ये लाल बटे कक्का, कक्का जी को बुलाओ, क्या होता है ये, साइन कॉस टेन, ऐसे ही होता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइन कॉस टेन, फिर नीचे से ऊपर कॉट, कॉट की बात, सेक की बात कर रहा है, साइन कॉस टेन कॉट, ये रहा सेक, या कॉस का उल्टा कह दो, सेक क्या होता है, सेक थीटा होता है हमेशा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का मतलब हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब ये एंगल अगर अपन ने ए मान लिया है और ये तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये तो हो जाएगी हाइपोटेनस, तो ये अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये कितना होगा, बेस होगा, और ये होगा हाइपोटेनस। अब ये जो सेक ए कह रहा है यहाँ पर, सेक ए इज इक्वल टू 12/5 कह रहा है, और सेक ए होता क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। इसका मतलब हाइपोटेनस तो हो गया 12 और बेस हो गया 5। बताओ सेक ए यानी कॉस का उल्टा, अब ये आ गया 12, ये आ गया 5, कर्ण बड़ा है, हाइपोटेनस अपॉन बेस बड़ा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। देखो साइन कॉस टेन, ठीक है, इसके बाद कॉट सेक, और ये रहा कॉसेक, तो सेक वाली लाइन ये रही, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस ही तो लिखा है,
ऊपर हाइपोटेनस नीचे बेस, हाइपोटेनस 12 है, बेस 5 है, तो हाइपोटेनस बड़ा है कि नहीं बड़ा, और बेस छोटा है। ये हो सकता है, अभी अभी बात की थी हाइपोटेनस बड़ा हो सकता है, तो ये वैल्यू हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, कोई गलती थोड़ी है इसमें। तो ये वैल्यू क्या है, ट्रू है, इसके लिए क्या है, ट्रू है। तो ये क्या कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट, जो भी कह रहा है किसी वैल्यू के लिए हो सकती कि नहीं हो सकती, हो सकती है, ये बात सही। सेक ए बार फॉर सम किसी एंगल ए के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन ये रहा तीसरा क्वेश्चन भाई, कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ये गलत है, देखो कैसे, एब्रीविएशन बता देता हूं मैं आपको क्या है, संक्षिप्त रूप किस किस के बने हुए, कौन कौन से, पीछे बात की थी, एक बार और बात कर लेते हैं। जैसे ये रहा साइन, फिर है कोसाइन, फिर क्या आता है टेन, तो ये किसका है, टेंजेंट, फिर कोटेंजेंट, फिर आता है सीकेंट, फिर आता है कोसीकेंट। ठीक है, अब इसका शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रीविएशन क्या बनाया, साइन, ई हटा दिया, इसका क्या बना दिया, सिर्फ और सिर्फ कॉस बना दिया, इसका बना दिया टेन, इसका बना दिया कॉट, और इसका बना दिया सेक, और इसका बना दिया कोसेक। साइन का कोसाइन, टेन का कोटेंजेंट, टेंजेंट कोटेंजेंट, फिर सीकेंट, फिर कोसीकेंट, ऐसे ही चलता है। तो ये देखो के साथ फिर को लगाया, यहाँ पे फिर को लगा दिया, यहाँ पे फिर को लगा दिया, यानी ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आगे अगली वाली एक्सरसाइज में अपन बात करेंगे 8.2 में, जब अपन पर्टिकुलर 0, 30, 45 और क्या नाम 90 डिग्री की बात करेंगे, तब बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। इसीलिए इनका नाम साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, सेक का कोसीकेंट होता है। तो देखो क्या है यहाँ पर, कॉस कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयोग संक्षिप्त रूप है, तो कॉस किसके लिए है, कोसाइन के लिए है। ठीक है, कोसिकेंट किसके लिए, कोसेक के लिए है। कोसिकेंट किसके लिए, देखो COSEC, इसको हटा दो, कोसेक के लिए है ये। ठीक है, कॉस के लिए तो क्या होता है, कोसाइन होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। आगे बात समझ में, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्या है, गलत है, ये उतार लेना। ठीक है, ये उतार लो तुम लोग फटाफट, ये याद रखना है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो था, कौन सा वाला, ये वाला फॉल्स है। ठीक, अगला क्या कहता है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये गलत है, क्या है ये, फॉल्स है। कि ये जो एंगल अपन लिखते हैं ना, जैसे साइन ऑफ एंगल ए, ये एक ही टर्म है, साइन ए एक टर्म है, यानी साइन को ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया अपन ने। ये जो भी अपन बात करते हैं ना, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, तो इनके साथ ये एंगल जुड़ा है। साइन के साथ अगर आप एंगल नहीं लगाओगे, ये जितने भी अपने पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक आए, इनके साथ अगर आप एंगल नहीं लगाओगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर एंगल के साथ इनको नहीं लगाते हो तब भी कोई मतलब नहीं है, पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है इसमें। तो साइन के साथ अगर कोई एंगल लगाया तभी तो हमें पता चलता है, अच्छा ये लंब बटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, यही तो बात है। तभी तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक को अपन काम में लेते हैं। तो जब साइन के साथ कोई भी एंगल आ गया तो वो एक टर्म बन गई, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं, प्रोडक्ट हमेशा दो अलग अलग नंबर्स में होता है। ठीक है, तो अलग अलग टर्म्स होनी चाहिए, तो ये केवल और केवल एक ही टर्म्स बन जाती है, साइन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगला क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखो ये भी चेक कर लेते हैं,
ये मैंने कोई एंगल बना दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री लिया तो ये तो हो जाएगा हाइपोटेनस। ये कोई एंगल मान लेता हूँ, ये है थीटा, इसको थीटा मानूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसके देखो परपेंडिकुलर कहाँ है, ये रहा, कितना दिया है 4/3, 4/3, तो परपेंडिकुलर तो हो गया 4, हाइपोटेनस हो गया 3। अभी अभी बात की थी कि हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये तो 4 है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 3, पॉसिबल ही नहीं है कभी भी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, ये ध्यान रखना है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, फॉल्स। ठीक है, हो गया, डन, ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब नहीं है, 11 क्वेश्चन थे इसमें, अपन ने कर लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और आगे अपन जैसे ही एक्सरसाइज आती है और भी क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, मौज करो, आनंद करो और एंजॉय करो, ज़िंदगी कुछ नहीं रखा है, मस्त है, ये सब अच्छी चीज़ है, ये भी बढ़िया, इसको भी पढ़ते रहो, ठीक है। और आगे कल अगले लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2, उसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल जैसे 0, 30, 45, 90 डिग्री इनकी बात करेंगे, वो और भी मज़ा आने वाला है उसमें अपने लिए, ठीक है। आगे बात करेंगे कल, इसको उतार लेना, उम्मीद है, ठीक है। चलो, तब तक के लिए राधे राधे।